अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का बुनियादी मकसद है नशे की ख़रीदो फ़रोख्त और इसके इस्तेमाल से होने वाले नुकसानात के बारे में आपको आगाह करना। नशावर अशिया को कैसे तैयार किया जाता है और इसके इस्तेमाल से सालाना कितने अफराद मौत की वादियों में उतर जाते हैं। कानून नाफज करने वाले अदारे इंसदाद मंशियात के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार कर रहे हैं, इस बारे में नाजरीन को मुकम्मल तौर पर आगाही फराहम करना हम अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं। हो सकता है इस छोटी सी काविश से किसी की ज़िंदगी बच जाए। तो दिखाएंगे एक ऐसी खसूसी रिपोर्ट जो कि टीम फ़र्द जुर्म ने इंतहाई मेहनत से तैयार की है। इस रिपोर्ट में टीम फ़र्द जुर्म ने बताया है कि शहर लाहौर के कौन कौन से इलाके हैं जहां पर मंशियात की ख़रीदो फ़रोख्त होती है और जहां मंशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद कसरत से पाए जाते हैं। साथ एक ऐसा नौजवान है जिसकी उम्र 28 बरस है, नशे जैसी मुज़िलत में मुब्तला है, लेकिन इत्मीनान की बात यह है कि वापस अपनी ज़िंदगी की जानिब आ रहा है, नशे को ठुकरा रहा है, ज़िंदगी को अपना रहा है। इससे बात करते हैं, इसी से पूछते हैं किस तरह वो इस लानत का शिकार हुआ। कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। क्या करते हैं? नशा पढ़ते हैं? जी पढ़ता हूँ। क्या क्वालिफिकेशन थी? ICS। उसके बाद बस छोड़ दी। कॉलेज में नशे पे लग गया। किस चीज़ का नशा शुरू हुआ? वाइट क्रिस्टल। कैसे वाइट क्रिस्टल? दोस्तों की सोबत में। किस तरह इसका शिकार हुआ? बस एक दिन इसी तरह दोस्त बैठे हुए थे, किस उनके तरह? साथ ट्राई किया। हाँ जी। अच्छा, फिर? कॉलेज के पास बैठे थे तो उनके साथ नशा ट्राई किया और उसमें लग गया। फिर बर्बादी शुरू हो गई। फिर मैंने बिज़नेस वगैरह भी किया, पापा को कह के बिज़नेस शुरू करवाया अपना, तो वो भी तबाह कर दिया। इसी तरह चलता रहा नशा। कितना अरसा नशा किया? कितने साल? 10 साल। यानी आज आप 28 साल के हैं तो 19 साल की उम्र में आपने नशा शुरू? कॉलेज की उम्र थी ना। ये जो 10 साल गुजरे, जी बहुत कुछ खोया, क्या सबक हासिल किया? कुछ भी नहीं मिला। सबक क्या हासिल? अपना टाइम भी ज़ाया किया और पैसा वगैरह भी ज़ाया किया, बिज़नेस ज़ाया किया। दुबई चला गया बाबा को कह के, तो वहाँ से भी वापस आ गया इसके पीछे ही। फिर अब इस तरह करते करते इस दायरे में आया। वो जो दोस्त आपके साथ नशा करते थे या जिन्होंने आपको इसकी लत लगाई, वो कहाँ हैं आप? कई मर गए। अब बच गए, अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी दी। क्या कहते हैं आप? नशा एक कैद है। कहर है जी, इससे बचना है। इससे बचना। हम अक्सर अब लोगों को क्या कहोगे जो आपकी उम्र के हैं, फिर ये आजकल के जो नौजवान हैं जो एक इसको स्टेटस समझते हैं कि वो निकले बाहर इस कैद से, और ख़ुद नहीं निकला जा सकता। इसके लिए इलाज की ज़रूरत है। ये एक बीमारी है नशा, कैद भी है और बीमारी भी। अच्छा, जब आपने नशा शुरू किया जी तो शुरू में तो आप खुद को सुपीरियर समझते होंगे? जी, तब बंदा इस तरह ही समझता। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या तासुरात थे, क्या ऐसा? फिर कैद में जकड़ा जाता है, फिर मजबूर हो जाता है। कुछ भी करने से पहले हर चीज़ के लिए इसकी ज़रूरत है, नशा करके ही कुछ करना है, उसके अलावा कोई कुछ नहीं होता। काम भी नहीं कर सकते, जो काम करते हैं वो बिगड़ जाता है। पढ़ाई भी बिगड़ गई है। पढ़ाई भी, ना कोई हुनर हासिल किया। घर वाले अलग से परेशान। घर वाले अलग से परेशान, घर वाले मरते फिरते हैं। अब जब आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रहे हो, रिटर्न अपनी ज़िंदगी की तरफ, तो क्या फीलिंग है? बहुत अच्छा फील होता। तमाम रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, दोस्तों ने छोड़ दिया जब नशे की लत लगी? जो अच्छे थे, जो नहीं करते थे, वो तो ज़ाहिर है छोड़ देते हैं, जो करते हैं वो साथ रहते हैं। तो अब आहिस्ता आहिस्ता सब ने दोबारा मिलना शुरू कर दिया? जी। अब वालिदैन खुश हैं? जी। तो अब जब खैर से आप ठीक हो जाओगे, नशे से मुकम्मल तौर पे आप छुटकारा हासिल कर लोगे, तो फिर दोबारा नहीं करूँगा। नशे का इस्तेमाल कब और कैसे किया? दोस्तों की सोबत थी या कोई और वजह थी? एक और जवान मेरे पास बैठा है जो नशे का आदी था, अब वो नशे को छोड़ रहा है। मैंने था पे ज़ोर दिया है क्योंकि मुझे उम्मीद है अपनी नौजवान नस्ल से कि इस मूसी लानत से वो एक दिन ज़रूर अपनी जान छुड़वाएंगी। क्या हाल है? ठीक ठाक। कितनी उम्र आपकी? 30 सर। 30 साल। 30 साल। क्या क्वालिफिकेशन है? मैट्रिक। कब से नशा कर रहे हैं?
मैं 2014 पे 2014 से। ठीक है। इतनी छोटी उम्र में नशा शुरू कर दिया? बस क्या करें, थोड़े से खैरियत थी? फैमिली इश्यूज वगैरह भी थे कुछ। तो नशा करने से वो फैमिली इशू ख़त्म हो गए? नहीं, ख़त्म तो नहीं हुए, वो बस ज़िंदगी के साथ साथ चलते रहे हैं, वो भी अब ख़त्म हो रहे हैं साथ। अपना भी वाइंड अप किया भाई। पहली बार किस चीज़ का नशा किया था? पहली बार मैंने हैश का किया था। हैश कहाँ से ले लिया आपने? उस वक्त आपकी उम्र होगी तकरीबन 16 साल। हाँ, मैं भी 16 साल। तो कहाँ से ली है? बस गैदरिंग ऐसी मिल गई कि उस गैदरिंग में बैठे हैं आस्ता आस्ता, सादा पीने के बजाय कि वो साथ साथ हैश भी साथ मिली, फिर वो भी टेस्ट किया, ऐसे बढ़ते बढ़ते बढ़ गया। अच्छा, हैश का नशा किया दोस्तों में बैठ? दोस्तों में बैठ के। तो फिर उसके बाद ये साथ ये भी दूसरा आस्ता आस्ता बढ़ने से बढ़ गया ना इधर। तो माशाल्लाह फिर अब इधर आए हैं, इधर आके हमने अपने आप को रिकवर अच्छा, किया। हैश के बाद फिर कौन सा नशा शुरू किया? आइस की थी। आइस शुरू? जी। आइस कब पीनी शुरू की? आइस पीनी शुरू की थी मैंने 2017 में। कहाँ से लेते थे ये नशा? ये जब माहौल या दोस्तों में बैठे होते थे उस वक्त हम दोस्तों के मिलने जुलने से एक दूसरे से मंगवा लेते थे कहीं से भी। जब नशा करते थे तो क्या फील होता था खुद को? अब सुपरमैन? नहीं, सुपरमैन नहीं, बिल्कुल ही के साइड हो जाते थे। सुकून की अपनी ज़िंदगी में के टेंशनें बढ़ी हैं, बढ़ रही हैं, तो उसको सुकून में लाने के लिए। मगर वो सारा गलत है, ये सब कुछ कहीं ना कहीं इससे साइड हो जाना, सुकून हो जाना, ये सब गलत है ना, ऐसा हुआ कभी। ठीक है। अच्छा, जब नशा शुरू किया तो आपको किसी ने रोका नहीं? नहीं, मुझे किसी ने रोका नहीं, माहौल ऐसा था, महफिल पर डिपेंड करता था कि कुछ रोके, कोई राइट लेफ्ट वाला गाइड करे, कुछ ऐसा नहीं था। वाहद घर वाले। ठीक है। पैसे कहाँ से आते थे? पैसे मैं उस वक्त अपना मेहनत करता था, प्रॉपर्टी का। मैं प्रॉपर्टी का काम करता था। 16 साल की उम्र में प्रॉपर्टी का काम? जी, मैंने पहले कपड़े का भी काम किया। ठीक है। उसके बाद मैंने एक्सपीरियंस होटलिंग का किया मामू के साथ, फिर उसके साथ मैंने फिर ये प्रॉपर्टी का काम किया साथ। मेहनत अपनी से किया मैंने, जो भी किया। मेहनत नशे के लिए करते थे? नहीं, घर वालों के लिए करता था और अपने लिए मेहनत करता था। मगर जब ऐसी गैदरिंगों में बैठा तो फिर पैसे देना भी घर छोड़ दिए, तो फिर मैंने भी अपने पॉकेट मनी जो मैं अपनी सेव करता था और वो इस्तेमाल होती थी। तो अब क्या फील कर रहे हैं नशा छोड़ के? अब बहुत अच्छा की कोशिश जो कर रहे हैं? मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, वापसी आ गया हूँ मैं। ड्राइव सेंटर इसलिए आया हूँ, बहुत अच्छा लगा। आरजी है कि मुस्तकबिल पक्की है। अच्छा, क्या मैसेज दोगे आप आजकल के लड़के और लड़कियों को जो कि नशा करते हैं? इन चीज़ों से बचें और दूर रहें, और ये सेफ साइड होना चाहिए इन चीज़ों से, और बेहतरी की तरफ आना चाहिए। बातें सुनिए आपने नशे में मुब्तला 2 नौजवानों की, उन्होंने अपनी दास्तान सुनाई। खुशी की बात यह है कि वो अब ज़िंदगी की तरफ वापस आ रहे हैं। यहाँ से हम रुख करेंगे डॉक्टर इमरान जतोई की तरफ और उनसे पूछेंगे कि वो किस तरह नशे के आदी अफराद का इलाज करते हैं, किस तरह वो मंशियात के आदी अफराद को ट्रीट करते हैं। मंशियात का इस्तेमाल एक ऐसा नासूर जो हमारी नौजवान नस्ल को इंतहाई तेज़ी से खा रहा है। पहले एक मखसूस तबका इसका आदी था, अब तो बच्चे, ख़वातीन बिलखसूस, वो भी इसका इस्तेमाल करते दिखाई देती हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? बड़ा अच्छा सवाल है जी आपका। और इसमें सबसे बड़ा जो है ना वो एलिमेंट है कि एक दूसरे को ये जो देखा दिखाई वाला कंसेप्ट है कि अच्छा वो कर रहा है या मैं इसको कर लेता हूँ शुगल के तौर पे, फिर मैं छोड़ दूँगा। पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग या बच्चियाँ या बच्चे ड्रग्स लेते हैं ना, इनमें बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको बायोलॉजिकली इस बात का आइडिया नहीं है कि अल्लाह ताला की तरफ से उनकी बॉडी के अंदर ड्रग्स की पोटेंशियल है। कोई भी शख्स जो एडिक्ट होता है ना, वो जब पहली डोज ले लेता है तो वो उसको प्लेयर बहुत देती है। जब उसको वो प्लेयर देती है तो वो फिज़िकली एक्टिव फील करता है अपने आप को, साइकोलॉजिकली एक्टिव फील करता है अपने आप को। वो आदमी जो बैठ के स्टडी करता है और वो 12-14 घंटे पढ़ता है, वो जब इन्फ्लुएंस में आके वो उस चीज़ को स्टडी करता है तो वो 2-4 घंटे के अंदर वो पूरे के पूरे जो सब्जेक्ट हैं वो उनको याद कर लेता है। तो वो इस चीज़ को बड़ा ईजी समझता है कि यार ये तो कोई इशू नहीं है, मैं अपने कुछ टाइम तक इसको यूज़ करता हूँ। जब कुछ टाइम तक उसकी जो मिथ है ना कि कुछ टाइम तक इसको मैं यूज़ करूँगा और उसके बाद इससे निकल जाऊँगा, निकल नहीं सकता। फिर इसके अंदर वो नशा उसको अपने कंट्रोल में कर लेता है। अब एक नशा है आइस के नाम से, जिसको देखो वो आइस का शिकार नज़र आ रहा है। ये क्या है और कैसे इससे छुटकारा मुमकिन है? आइस पीने वाला बंदा जब ड्रग इंड्यूस साइकोसिस में चला जाता है तो वो अपने सोचने और समझने की जो सलाहियत है वो उसकी मुतासर हो जाती है। इसमें वो अपने आप को एक सुपीरियर के तौर पे समझता है। उसको लगता है कि लोग मुझे मारना चाहते हैं या मुझे किडनैप करना चाहते हैं, मेरे पास बहुत से ऐसे
सोर्सेज हैं जो लोग मुझसे वो लेना चाहते हैं, तो इस डिफेंस में वो आके अपने आप को डिफेंस के लिए वो किसी दूसरे को किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुंचा। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका इलाज क्या है, कैसे इससे जान छुड़ाई जा सकती है? इसके लिए इनको प्रॉपर रिहैबिलिटेशन प्रोसेस से गुजारना पड़ता है, यानी कि इनडोर ट्रीटमेंट लाना पड़ता है इनको। और जब इनडोर ट्रीटमेंट में आते हैं तो उसके लिए फिर एक पूरी टीम है जो इनको डील करती है, जिसमें क्या समझते हैं कि मंशियात के इस्तेमाल में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है या कमी देखने में आ रही है? नहीं, इजाफा हो रहा है जी। क्या वजह है इसकी? उसकी वजह ये है कि हमारे अपने अगर अपने घर की बात करें ना, तो हमारे अपने जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे हमारे पास आते हैं, वो खुद एक स्टिग्मा के अंदर होते हैं। उनको खुद एक डिनाइल होता है कि कोई भी पेरेंट्स इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता कि साड़ा बच्चा भी नशा कर सकता है। हमारी नौजवान नस्ल जिसमें बच्चियाँ और बच्चे शामिल हैं, इस तरह उदैर उम्र अफराद मर्द व ख़वातीन में नशे की शरह क्या है? नशे की पाकिस्तान के अंदर अगर मैं कहूँ तो मेरा ख्याल है कि कोई 1.5 या 2.5 करोड़ के करीब जो आबादी है ना, वो ड्रग्स लेती है। 1 करोड़ आबादी को नशे का इलाज जो है ना वो उनको मिलता है। बाकी जो 1.5 करोड़ आबादी है, ये साइंटिफिक आपको मैं बात बता रहा हूँ, उनको इलाज नसीब ही नहीं होता। बात सुनिए आपने डॉक्टर इमरान जतोई की। एक वाज़ेह पैगाम वालिदैन के नाम, मोबाइल फ़ोन पे तवज्जो कम दें, टीवी ड्रामों पे तवज्जो कम दें, ज़्यादा तवज्जो अपने बच्चों पे दें, उन्हें वक्त दें, उनके मसाइल सुनें, उनकी परेशानियाँ सुनें। साल में शहर लाहौर के अंदर कितने शहरी हैं जो मौत की वादियों में उतरते हैं? इस बारे में हम बात करेंगे ईदी सेंटर लाहौर के इंचार्ज मोहम्मद फैसल से। अगर मैं बात करूं फ़िगर की कि कितनी लोग हर साल मिलते हैं या हर माह मिलते हैं, तो फ़याज साहब आप बिल्कुल हैरान परेशान हो जाएंगे कि हर साल ये फ़िगर बढ़ता जा रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ड्रग ये लोग तो ले रहे हैं, मसला ये है कि जो लोग इनको दे रहे हैं उनको रोकना चाहिए। आप देखेंगे ये मेट्रो के पुलों के नीचे, ऑरेंज लाइन के ट्रैक के नीचे, ये मुस्लिम टाउन मोड़ इतना प्राइम इलाका है, यहाँ पे लोग बैठे टीके लगा रहे हैं। तो इस तरह के रोडों के ऊपर जहाँ से तमाम मेन शाहराएं हैं, ये मेन शाहराएं हैं और यहाँ पे लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, कोई इनको रोकने वाला कोई नहीं है। तो अगर फ़िगर की बात करें सर, तो 2023 के अंदर तकरीबन जो है 654 यानी 654 लोग जस्ट नशे के आदी लोग जिनकी डेथ हुई थी, जिनको हमने ईदी फाउंडेशन ने उठाया था, फिर डेड हाउस में जमा कराया, उनकी तदफीन भी की। यानी एक साल में 654 अफराद नशे की ज़्यादती की वजह से मौत की वादियों में उतर गए और आपने उनकी तदफीन की। जी बिल्कुल। पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई की गई? सर पुलिस की जानिब से कार्रवाई ये होती है कि वो देखें, ईदी फाउंडेशन ख़ुद से नहीं उठाता जाके, वो पुलिस की मुद्दत में ही जाके उठाता है। तो पुलिस हमें कॉल करती है, हम वहाँ पहुँच जाते हैं, हम उनको बुलाते हैं, वो अपना फोरेंसिक करवाती है, जो लीगल तरीक़ाकार है वो अपना पूरा करती है और फिर हमारे हवाले करते हैं। हम डेड हाउस में जमा करवा देते हैं जाके। उसके बाद फिर इश्तिहार शुरू होगा, जो अखबार में कटिंग क्लासीफाइड तरीके का इश्तिहार होता है वो दे देते हैं और उसकी शनाख्त कर ली जाती थी, किसी की नहीं होती थी। तो एक स्पेसिफिक डेज़ के बाद उसका पोस्टमार्टम करके और उसको दफना ईदी के हवाले कर दिया जाता है। 654 लाशें तो होगी 2023 की, और अगर हम 2024 के इन 7 माह की बात करें तो अब तक कितनी लाशें ईदी ने तदफीन की है? जी बिल्कुल, अब तक जो है 378 डेड बॉडीज़ जो हैं अब तक इस मंथ जो अभी चल रहा है, आज के दिन तक ये डेड बॉडीज़ जो हैं वो हो गई हुई हैं। तो अभी डेड हाउसेस के अंदर भी डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं और हमें आप हैरान हो जाएंगे कि फ़याज़ साहब के हमें डेली की कभी कभी 6-6, 7-7 डेड बॉडीज़ भी मिलती हैं और हम हर हफ्ते इसी तरह की डेड बॉडीज़ जो है वो दफनाते हैं। कोई 12 दफना रहे हैं, कभी 13 दफना रहे हैं और आज के दिन हम 14 डेड बॉडीज़ जो हैं वो दफना रहे हैं। अच्छा फैसल, मुझे ये बताइएगा कि ज़्यादा लाशें जो हैं वो किन मकामात से मिलती हैं? जी बिल्कुल, आप फैसल ये है कि जो मकामात हैं वो तो दाता दरबार है, मशहूर मरूफ इलाके हैं जहाँ से ये मिलती हैं। दाता दरबार हो गया, बदामी बाग हो गया, लारी अड्डा हो गया,
और अब जो है वो कभी कभी कैंपस पुल जो नहर वाला कैंपस है उनके नीचे से भी मिली हैं। और हम आप सोच सकते हैं कि ये रोड हर तरह के लोग यहाँ से गुजरते हैं सर, और यहाँ से भी डेड बॉडीज़ मिल रही हैं। और इसके अलावा बदामी बाग और इस तरह के जो इलाके हैं वहाँ से ये डेड बॉडीज़ मिलती हैं। अच्छा फैसल, किस नौइयत के नशे के आदी आपको ज़्यादा मिलते हैं अफराद? देखें, जब डेड बॉडीज होती है हम ये तो नहीं कर सकते कि कौन सा नशा इसने किया है, लेकिन ज़्यादातर जो हम देखते हैं जब वो कर रहे होते हैं, मैं वही आप ही की नज़र, हाँ, तो वो देख रहे हैं तो वो ज़्यादातर नशा जो होता है या वो समद बॉन्ड होती है वो नशा होता है, या फिर और कई तरह के नशे हैं। अब उसको मैं फिगर आउट नहीं कर सकता कितने हैं, लेकिन नशा उन्होंने काफ़ी टीके जो लगाते हैं अपनी वेंस के अंदर। आप हम जब डेड बॉडी उठाते हैं ना, उनकी जो वेंस जो होती हैं उन पे निशान होते हैं, तो वो टीके लगाने वाला जो नशा है वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अच्छा, जब आपकी जानिब से ये अदाद शुमार मुतल्लिका अदारों को दी जाते हैं, पुलिस को, जो दीगर अदारे के भी, एक साल में शहर लाहौर के अंदर 654 अफराद नशे की ज़्यादती की वजह से मारे गए हैं, हलाक हो गए, तो वो उस पर कोई एक्शन, कोई कार्रवाई नहीं करती? बड़ा अच्छा सवाल किया सर आपने। मैं बता दूं कि मुझे काफ़ी अर्सा हो गया यहाँ पे ईदी फाउंडेशन के 2005 के अंदर आया था, और अब तक तकरीबन कभी भी पुलिस ने हमसे इस फिगर के लिए रब्ता ही नहीं किया। अच्छा, जब आप लाशें उठाते हैं वो नामालूम होती हैं, उनकी शनाख्त नहीं होती, तो उनकी शनाख्त के लिए क्या इक़दाम करते हैं? ये 2023 के शुरू से ये सिस्टम नहीं था हमारे पास। ये वही रवायती जो सिस्टम था कि उनके फ्रेंसिक कर लिया, फिर इश्तार शुरा हुआ दे दिया, उनकी वो हो रहा है, शनाख्त हो रही है या नहीं। बहुत रेयर केस होते हैं जिनकी शनाख्त होती थी। तो ये बायोमेट्रिक जो सिस्टम है ये बड़ा ही ज़बरदस्त और बहुत ही कम अरसे के अंदर जो डेड बॉडीज़ की शनाख्त नहीं हो पाती या शनाख्त होती ही नहीं है, वो उनका ये होता है कि हम उनके बायोमेट्रिक लेते हैं जिस इलाके से हमें मिले। ज़्यादातर ये डेड हाउस में चली जाती हैं तो हम वहाँ पे जाके इन डेड बॉडीज़ की बायोमेट्रिक कर लेते हैं, जैसे म्यून डेड हाउस हो गया, जना हो गया, जर्नल हो गया। बायोमेट्रिक करने के बाद वो डेटा हम भिजवा देते हैं नादरा के पास। जब नादरा के पास एक चीज़ चली जाती है, जब बायोमेट्रिक नादरा के पास चली जाएगी डेड बॉडीज़ की, तो नादरा ये करता है, फिर उनको मैच करता है कि आया इनका ख़ानदान ट्री जो है या जो भी उनके सिस्टम है उसमें से मैच करता है, और उनका मैच हो जाता है। ज़्यादातर लोग जो है उनकी शनाख्त हो जाती है। वो फिर नादरा हमें उनका रिज़ल्ट और देता है, उनके फ़ोन नंबर, उनके किसी वर्सा का नंबर, उनका एड्रेस। हम फिर उस एड्रेस पे इतला करते हैं, उनको फ़ोन करते हैं, वो आके डेड बॉडीज़ ले जाते हैं। तो ये एक मैं कहता हूँ कि पहले की बनिस्बत जो है कभी हुई नहीं। हमें मियानी सब कब्रिस्तान भर गए और इसी वजह से, तो ये एक अच्छा सिस्टम है जिसकी वजह से जो डेड बॉडीज़ हैं कम से कम उनके वर्सा तक पहुँच जाती हैं। बात सुनिए आपने इंचार्ज ईदी सेंटर लाहौर मोहम्मद फैसल की। नशे के इस्तेमाल को रोकना होगा, नशे की फ़रोख्त को रोकने के लिए जहाद करना होगा। कोई शक नहीं है कि जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की है वैसे वैसे मंशियात और इसके इस्तेमाल के तरीके नित नई शक्लों में सामने आ रहे हैं। चर्स, हेरोइन, अफीम, गांजा, कोकीन और हशीश के बाद अब मार्केट में एक नया नशा मुतारफ़ हुआ है जिसे आइस का नाम दिया गया है। इस जानलेवा नशे के क्या नुकसानात हैं, कैसे हमारी नौजवान नस्ल इसकी आदी हो रही है, इस हवाले से हम बात करेंगे कंसल्टेंट इंसदाद मंशियात सैयद जुल्फ़कार शाह से। आइए हमारे साथ इस हवाले से हम बात करेंगे कंसल्टेंट इंसदाद मंशियात मोहम्मद सैयद जुल्फ़कार शाह से। शाह जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। चर्स और शराब से शुरू होने वाला आइस तक पहुंच गया, क्या कहेंगे? जब मैंने इस कैंपेन का आगाज़ किया लाहौर में, उस वक्त चर्स थी और हीरोइन का भी नया नया नशा आया था। हीरोइन एक ताकतवर नशा था कि जिसकी ये कहा जाता था वापसी मुमकिन नहीं है, लेकिन वक्त ने वो बिल्कुल गलत साबित किया। आहिस्ता आहिस्ता देखा कि 2016-15 में एक नया नशा मुतारफ़ होता है, उसे लोग आइस का नाम देते हैं। क्या समझते हैं कि मंशियात का इस्तेमाल इस कदर इजाफा क्या वजह? 2017 में जब आइस पे मैंने पहली बार बोलना शुरू किया मीडिया पे कि 2-5 साल के बाद ये हमारे लिए एक बड़ा थ्रेट होगा, उस वक्त आइस की कीमत 5 से 6 हज़ार रुपये थी, और आज आइस की कीमत 1500-1300। जो सड़क पे बैठा वो भी आइस इस्तेमाल कर रहा है। और जो आपने बात की है कि क्या वजह है,
अब जब मैं समझता हूँ कि हर एक के अंदर ना डर और खौफ है। मैं समझता हूँ, मैंने सियासतदानों को भी देखा है, उनके अंदर भी डर और खौफ है। मैं कई बार कह चुका हूँ, और जिन्होंने इसको ख़त्म करना है उनके अंदर भी डर और खौफ है कि पता नहीं क्या होगा। आप देखें, आज इस वक्त जो गवर्नमेंट के दादोशुमार हैं, 2013 में 67 लाख लोग अफराद नशा करते, 10 साल के बाद अभी तक सर्वे नहीं हुआ, उसी में कहा गया कि 0.5% इजाफा कर लें। और बीइंग एज एक्सपर्ट मैं कह सकता हूँ 10 मिलियन, 1 करोड़ बंदा, ये इससे भी ज़्यादा आप नया सर्वे कर लें, वो इतनी तादाद है। नशे का आगाज़ कैसे होता है? देखिए, नशे के आगाज़ की बहुत सी वजूहत, मैं वही जानना दोस्तों की बुरी सोबत है, दोस्तों का प्रेशर है, फैमिली इनहेरिटेड चीज़ें हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉब नहीं मिलती, डिग्री लेके हाथ में आप फिर रहे हैं, 20 लाख रुपए घर वालों ने लगाया है, जॉब नहीं मिलती, बच्चे ऑलरेडी पहले नशा कर रहे हैं, स्ट्रेस है फैमिली का कि जी हमारे रिश्तेदारों के बच्चों ने इतने नंबर ले लिए, तुमने इतने नंबर लिए। आप क्या समझते हैं कि हर साल औसतन कितने अफराद का इजाफा होता है मंशियात के इस्तेमाल के हवाले से? सर, आपके जो मुल्क के सियासी हालात और माशी हालात है ना, इसकी वजह से आप अगले 2 सालों में देखिएगा कि आपके मुल्क में, अभी तो मैं 10 मिलियन कह रहा हूँ ना, इसमें एकदम इजाफा होगा, ये तकरीबन 2-3 मिलियन और लोग बढ़ेंगे। बात सुनिए आपने सैयद जुल्फ़कार शाह की। उनका कहना है कि मंशियात के इस्तेमाल को रोकने के लिए ज़बानी जमा खर्च की बजाय अमली इक़दामात करने होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं DSP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट मियाँ जसीम अहमद, जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के इंसदाद मंशियात सेल के इंचार्ज भी हैं। मियाँ साहब, एक अलग सेल बन गया, आप उस सेल के इंचार्ज हैं, उसके बावजूद मंशियात फरोशी वैसे ही है जैसी पहले थी, इसमें कितनी हकीकत है? अब तक जितने भी बड़े बड़े गैंग्स हैं जो मंशियात फरोश हैं, उनमें से कुछ को हमने गिरफ़्तार कर लिया है, कुछ डर और खौफ की वजह से बरून मुल्क जा चुके हैं, जिनके बारे में भी हम अपने जो कानूनी जो राय है हम वो लेके तो उनको गिरफ़्तारी के लिए सर्च वारंट लेके जाना चाहते हैं और पकड़ेंगे भी इंशाल्लाह। मेरे यूनिट ने और मैंने, मेरी टीम ने अब तक अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 12-14 मन के करीब हमने चरस पकड़ी है, 6-7 मन के करीब हमने अफ़ीम पकड़ी है, लगभग 70 kg के करीब हीरोइन पकड़ी है, जो और कोई 18-20 kg के करीब मैंने आइस पकड़ी है। मैं सब इतनी मिकदार में आपने मंशियात पकड़ी, लेकिन इसके बावजूद मंशियात फरोशी पे काबू क्यों नहीं पाया जा रहा? नहीं, मंशियात फरोशी पे मोस्टली काबू तो पाया जा चुका है। हमारा जो काम है, मेरे सेल का जो काम है, वो बड़े बड़े गैंग्स पकड़ना है, ना कि हम छोटे लेवल पे हम करेंगे जो अब अगर 2 ग्राम 10 ग्राम 5 ग्राम। बड़ा गैंग अपने छोटे छोटे जो स्लीपर सेल हैं, उसके छोटे छोटे पंटर जो हैं, उनके ज़रिए ये घनौना कारोबार कर रहा है, तो उनको नज़रअंदाज तो नहीं किया जा सकता? नज़रअंदाज तो नहीं कर रहे हम, उनको भी पकड़ रहे हैं साथ। अगर बिग गैंग, जो बड़े गैंग्स पकड़े जाएंगे, बड़े सप्लायर पकड़े जाएंगे, तो छोटे ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। अगर मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, बड़े पकड़ेंगे, छोटे ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे, ये बड़े कब पकड़े जाएंगे? बड़े अभी भी पकड़े हैं हमने, अभी हमने 8-10 गैंग, बड़े बड़े गैंग्स पकड़े हैं। ख़वातीन भी जो हैं वो भी इस घनौने कारोबार में जो है वो सामने आ गई हैं, गैंग्स हैं जो बिल्कुल हैं इसमें। अभी सर ने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जिसमें जॉर्डन गैंग भी पकड़ा गया। उससे पहले हमने एक अदीबा फैज़ थी, एक लड़की, जिसका जो पूरा ख़ानदान है, उसके 2 मामू जो हैं वो 6 मन में पकड़े गए, एक मामू उसका 5 मन में पकड़ा गया, एक उसकी वालदा और अदीबा, उसको मैंने पकड़ा, उसका भाई जो पेशावर में पकड़ा गया। वो पूरा ख़ानदान ही ये काम करता है। मंशियात फरोशी के हवाले से आपने बातें सुनी मियाँ जसीम की, का कहना है कि बड़े मगरमच्छों पर हाथ डाला जा रहा है और उन्हें पकड़ा भी है। मंशियात फरोशी के हवाले से इस वक्त कितने गैंग मुतहरिक हैं, इस बारे में गुज़श्ता दिनों पुलिस की एक रिपोर्ट मंजर आम पर आई थी, जिसके मुताबिक मुल्तान शहर में इस वक्त 460 अफराद मौत के इस कारोबार से मुंसलिक हैं, जबकि दूसरे नंबर पर सरगोदा शहर है, जहां 421 मंशियात फरोश लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। इसी तरह अगर हम DG खां की बात करें तो वहां पर 382 मंशियात फरोश, जबकि लाहौर में 224 मंशियात फरोश मौजूद हैं।
क्यों इन मंशियात फरोशों के खिलाफ मौसर कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही? क्या ये मंशियात फरोश पुलिस से ज़्यादा ताकतवर हैं? इस हवाले से हम बात करेंगे SSP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आफ्ताब अहमद फुलरवान से। आइए हमारे साथ। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। जी मलिक साहब। लाहौर बड़ा शहर, वसाइल भी, सब कुछ, इसके बावजूद मंशियात का कसरत से इस्तेमाल क्यों? मलिक साहब, मनशियात एक ऐसा कसीरुल जहती मसला है कि इसमें पुलिस सिर्फ एक डायमेंशन है, इसकी दूसरी डायमेंशंस को भी हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं इस बात की वजाहत करना चाहूँगा। दूसरा, मनशियात एक डिमांड एंड सप्लाई का इशू है। किसी चीज़ की फरावानी उस वक्त होगी जब वहाँ पे उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। मुआशरे में अदम रवादारी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, मुकाबलाबाजी, टूटता हुआ ख़ानदानी निज़ाम, जिससे एक मायूसी की लहर पैदा होती है। उसके सिलसिले में उस मायूसी पे काबू पाने के लिए नौजवान नस्ल एक आसान रास्ता तलाश करती है मनशियात का। बात आपने दुरुस्त कही, डिमांड एंड सप्लाई। आप क्या कर रहे हैं इस डिमांड और सप्लाई को रोकने के लिए? देखिए, कुछ अरसा पहले ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के डोमेन में इंसदादे मनशियात शामिल नहीं थी। कहा जाता था कि ये लोकल पुलिस स्टेशंस का काम है। जब लोकल पुलिस स्टेशंस के कंट्रोल से ये चीज़ बाहर हो गई और मनशियात बेचने वालों ने ऑर्गेनाइज्ड गैंग बना लिए और वो गैंग इतने ताकतवर थे कि मुकामी पुलिस उनके सामने बेबस दिखाई देने लगी, तो फिर CCPO लाहौर जनाब बिलाल सदीक कामियाना साहब ने ये टास्क OCU को दिया। यहाँ से एक स्टोरी की डिफरेंट रफ्तार सामने आती है। नारकोटिक्स इन्वेस्टिगेशन यूनिट नॉर्थ और नारकोटिक्स इन्वेस्टिगेशन साउथ, मेरे पास NIU साउथ का चार्ज है और मैं आपको आपके मुलाजे के लिए कुछ दिखाना चाहता हूँ कि इन 6-7 महीनों में इंसदादे मनशियात में हमारा किरदार क्या रहा है। हमने ये ग्रामों में और किलोग्रामों में मनशियात नहीं पकड़ी। अच्छा, मेन गैंग्स पर हाथ डाला गया और उन गैंग्स पर हाथ डाला गया कि जिन्होंने पूरे सिस्टम को यरगमाल बना रखा था। क्या किया ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट ने? चर्स 10 मन बरामद की गई। 10 मन चर्स। हेरोइन जिसका 1 किलोग्राम 40 से 45 लाख का लोकल मार्केट में है और बैरून मुल्क की मार्केट में 3 करोड़ है 75 किलोग्राम। अगर इसको आप ज़रब देना शुरू कर देंगे तो ये मालियत करोड़ों तक पहुंचेगी। ठीक। अफीम 6 मन, आइस 18 किलोग्राम और जो मेंबर अरेस्ट किए गए मेन इनके ड्रग ऑर्गेनाइजेशंस के 40 और इनमें से 6 की गिरफ्तारी बकाया है, जिनके हम मुसलसल रेड्स कर रहे हैं और उनमें से कुछ दुबई भाग गए हैं, कुछ दूसरे मुल्कों में भागे हैं और जो यहाँ पे हैं वो रुपोश हो गए हैं। कारकर्दगी आपकी काबिल तहसीन, इस पर कोई शक नहीं। रवा साल 7 माह 358 नामालूम लाशें, वजह नशे की ज़्यादती, क्या कहेंगे? जी, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि इसकी मुख्तलिफ जहतें हैं, यहाँ पे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी आ जाती है कि जो नशई सड़क के किनारे गिरे हुए हैं, चंद ग्राम नशा वो इस्तेमाल करते हैं और जिनको मैं मुल्ज़म नहीं गिनता, जिनको मैं इस सारे जालमाना सिस्टम का विक्टिम गिनता हूँ, वो तो बेचारे खुद मजलूम इस मसले में। उनके लिए पनाहगाहें बनाने, उनके लिए हॉस्पिटल बनाना, उनके लिए रेफॉर्मेटरी बनाना, ये पुलिस के मैंडेट में नहीं है। क्या आप ये नहीं समझते कि जिस लाश को आप 174 की कार्रवाई के बाद दफना देते हैं, क्या उसकी तफ्तीश की जाए कि ये बंदा फ़लाँ इलाके से इसकी लाश मिली है? मैं इलाके को पिन पॉइंट नहीं करता, फ़लाँ इलाके से इसकी लाश मिली है, ये आखिर कहीं आसमान से तो नशा नहीं ना इसको आता होगा, या कोई ज़मीन की 7वीं तह से तो नहीं आता होगा, वहीं पे इसकी सप्लाई होती होगी ना, वही करीब को मंशियात फरोश होगा जो उसको बेच रहा होगा, क्यों नहीं उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है? मलिक साहब, आपके इस सवाल से पहले मैं एक और भी वजाहत करना चाहूँगा कि उस नामालूम नाश की पुलिस की ये जिम्मेदारी है, हम ये जिम्मेदारी कबूल करते हैं कि उसकी सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन की जाए कि किस माँ का लिखता जिक्र था, किस बाप का बेटा था
जो इस तरह बेसरोसमा सड़क के किनारे मारा गया, उसके लिए हमें एक बड़ी अच्छी सहूलत मिल गई है नादरा की। हम उसके फिंगरप्रिंट्स पे उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसके वारसान तक उसको पहुँचाते हैं अगर उसका शनाख्ती कार्ड बना हुआ हो तो। सेकेंडली, आपका सवाल बिल्कुल बरमहल है कि आखिर जिस नशे की वजह से वो मर गया, वो नशा कहाँ से आ रहा था। वो नशे की 3 लेयर्स हैं जो उस तक पहुँची हैं। सबसे पहले वो इलाका जहाँ पे मनशियात बनाने की फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं। दूसरी लेयर वो ड्रग डीलर और स्मगलर जो वहाँ से ड्रग्स को ट्रैवल करके ट्रांसपोर्ट करके इधर लाहौर तक लाते हैं, और फिर यहाँ के वो लोग जो उसको परचून में फ़रोख्त करते हैं। इस पूरे नेटवर्क को आप तोड़ेंगे तो सड़क पर वो लावारिस नाशे मिलने का सिलसिला ख़त्म हो सकेगा। कैसे टूटेगा ये नेटवर्क? इसके लिए NIU कैम्प किया गया। NIU की कारकर्दगी में सूरत ये है कि हमने उन स्मगलर्स को भी पकड़ा जो मनशियात लाहौर के अंदर ला रहे हैं, फिर आगे उस नेटवर्क को ब्रेक किया जो आगे मनशियात तकसीम कर रहे हैं। आपकी कारकर्दगी अपनी जगह, आपका मैंडेट अपनी जगह पे। 224 मनशियात फरोश की परफॉर्मेंस इंडिकेटर रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर पुलिस अभी तक उन पे हाथ नहीं डाल सकी, क्या वजह है? उस रिपोर्ट के बारे में मेरी रिजर्वेशन है। उनमें से कई ऐसे लोगों के भी नाम है जो फौत हो चुके हैं। ये रिपोर्ट उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं वो मैंने तो नहीं ना मुरत्तब की, आपके डिपार्टमेंट ने मुरत्तब की। मेरे डिपार्टमेंट में जिन्होंने मुरत्तब किया, मैं माजरत खाऊं, जिन्होंने मुरत्तब करते वक्त कुछ से कुछ गलतियां हुई हैं। ऐसे लोगों के नाम है जो मर चुके हैं, ऐसे लोगों के नाम है जिनको हम जेल में भिजवा चुके हैं, वो इस वक्त मौके पे काम ही नहीं कर रहे, और कुछ ऐसे नाम है जिनके एड्रेस ही नामुकम्मल है। जिनके एड्रेस मुकम्मल हैं हमने उन पर रेड करके उनको गिरफ्तार किया है। अब ये मलिक साहब आप चेक कर लें पूरे लाहौर में, मुझे सिर्फ एक जगह बता दें जहाँ पे दीदा दिलेरी से और बेखौफी से कोई बंदा नशा फरोख्त कर रहा हो। इस वक्त जो नशेई हैं दीवारों को टकरे मारते फिर रहे हैं, नशा नहीं मिल रहा, क्योंकि हमने वो नेटवर्क भी ब्रेक कर दिया जो ऑनलाइन नशा फराम करते थे। केनाल रोड, फिरोजपुर रोड, मुल्तान रोड, सर्कुलर रोड, ये 4 बड़ी शाहराहें हैं। अगर आपने कभी इन पर सफ़र किया हो तो आपको पता चले कि रास्ते में कई मकामात ऐसे हैं जहाँ पर नशा खुलेआम बिक रहा है, नशे का खुलेआम इस्तेमाल हो रहा है। मुस्लिम टाउन मोड़ के करीब अगर हम चले जाएं, वहाँ पे भी ये मनाज़र देखने को मिलते हैं। मॉडल टाउन कचहरी के पास चले जाएं, उसके नीचे भी नशई कसीर तादाद में मौजूद हैं। ऑरेंज लाइन ट्रेन का ट्रैक अगर हम ठोकर से शुरू हों तो लाहौर होटल से अगर हम ऑनवर्ड GT रोड तक जाएं तो जा बजा कहीं बेशतर जगहों पे हमें नशई नज़र आते हैं। वहाँ आपकी OSU की नज़र नहीं पड़ती? एक लाइन यहाँ पे हमें ड्रॉ करना पड़ेगी जहाँ पे नशई सड़कों के किनारे गिरे पड़े हैं। आपने उन मुकामात को नशे की फ़रोख्त का मरकज़ करार दे दिया। बिक भी रहा है सर हजूर, अगर वहाँ नहीं बिक रहा तो फिर वहाँ पे क्रैकडाउन क्यों? आजकल सोशल मीडिया का दौर है। एक बंदा राहगीर भी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डालता है और उसके बाद हर तरफ हाहाकार मच जाती है। आप मुझे कोई एक वीडियो दिखा दीजिए जिस पे इस तरह नशा बिक रहा हो, और उसके बाद अगर 10 मिनट के अंदर अंदर वहाँ पे क्रैकडाउन ना हो तो फिर NIU हम अपनी शिकस्त तस्लीम करेंगे। अच्छा चलो छोड़ो, मुझे ये बताइए नशा मिलता कहाँ से है? नशा इस वक्त जो मिलने का इन्होंने तरीक़ाकार रखा हुआ है कि परचून फरोश अपने किसी एक कारिंदे को देते हैं, वो नशई होता है, वो नशई फिर आगे अगले नशइयों को बेचता है, और जब हम उस नशई को पकड़ भी लें तो उसके पास से आपको 50 ग्राम 60 ग्राम मिलेगी। एक चीज़। दूसरा, जो यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और तालीमी इदारों में मनशियात बिक रही है वो नशे के आदी स्टूडेंट्स बेच रहे हैं। हाँ, ये भी मैंने आपसे पूछना था। ये स्कूलों, यूनिवर्सिटियों और कॉलेजेस के अंदर मनशियात फरोशों ने पंजे गाड़ लिए हैं या गाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट क्या कर रहा है सर? जी, उसमें अगेन हमारी ये स्ट्रेटजी रही है कि हम अगर उन स्टूडेंट्स को गिरफ़्तार करते हैं तो ये मसले का हल नहीं है, क्योंकि मेन नशियात का जो फ़्लो है वो तो पीछे से आ रहा है। ये इस तरह होगा कि गंदगी पे चूना डाल के आप कहें कि गंदगी ख़त्म हो गई है। हमने उन मनशियात के डीलरों को पकड़ा है जो स्टूडेंट्स के करिंदों को आगे मनशियात दे रहे थे। और यहाँ पे मेरी एक रिक्वेस्ट होगी मनशियात को स्टूडेंट्स के दरमियान फैलने से रोकने के लिए कि इन इदारों के जो वाइस चांसलर्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो हेड्स हैं,
वो उनको पता है कि कॉलेज में या तालीमी इदारे में कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो एडिक्ट हो चुके हैं और इस एडिक्शन को आगे इन्फेक्शन की तरह फैला रहे हैं। बराए मेहरबानी बाकी स्टूडेंट्स को उनकी इन्फेक्शन से बचाने के लिए उनको एक्सपेल करें, उनके वालिदैन को बुलाएं और बताएं, और इन बच्चों को रेफॉर्मेटरीज़ में डालें, रिहैबिलिटेशन सेंटर में डालें। हम उनके फ्यूचर के दुश्मन नहीं हैं, लेकिन जिस तरह एक बंदे को अगर टीबी हो जाए तो इवन घर वाले भी उसको एक साइड पे कर देते हैं ताकि बाकी लोगों को टीबी ना हो जाए। तो नशा की आदत ट्यूबरक्यूलोसिस से भी बुरी आदत है, उससे भी बुरी बीमारी है। तो इसको उन स्टूडेंट्स को रिहैबिलिटेशन सेंटर में डालना चाहिए और बाकी स्टूडेंट्स से अलग किया जाए। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक कहा जा रहा है कि शहर लाहौर में होने वाले स्ट्रीट क्राइम में 60% से ज़ायद वारदातें जो हैं वो नशे के आदी अफराद करते हैं। इसमें कितनी हकीकत है? इसमें काफ़ी हद तक हकीकत है, बिकॉज़ जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं, जो डकैत हैं, स्नैचिंग की वारदातें करने वाले हैं, हमने उनको पकड़ा है तो मालूम होता है कि वो आइस इस्तेमाल करने के आती हैं, क्योंकि आइस इस्तेमाल करने के बाद उनका दिमाग एक ख़ास कैफियत में चला जाता है जिसमें खौफ डर ख़त्म हो जाता है और उस कैफियत में वो गोली मारने से भी बाज नहीं आते। ऐसे कई गैंग्स हमने गिरफ़्तार किए हैं। इन स्ट्रीट क्रिमिनल्स का और आइस के नशे का एक करीबी ताल्लुक है। बात सुनिए आपने SSP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट आफ्ताब अहमद फुलरवान की। उनका कहना है कि मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ ज़बानी जमा खर्च नहीं बल्कि अमली तौर पर इक़दाम कर रहे हैं। आपने देखा आज का ये प्रोग्राम जिसमें हमने आपको बताया कि मंशियात के इस्तेमाल से किस तरह एक इंसान अपनों से दूर हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता मौत की वादियों में उतर जाता है। यही नहीं, आज के प्रोग्राम में हमने आपको मंशियात फरोशी और उसमें मुलविस अनासर के बारे में भी आगाही दी। पुलिस मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ किन बुनियादों पर कार्रवाइयाँ करती हैं ये भी हमने आपको बताया। यहाँ प्रोग्राम फ़र्द जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।